मंशियात के आदी अफराद को पकड़ते हैं, ये ख्याल कैसे और क्यों कर आए और उसके पीछे क्या वजूहत है? रोडों के ऊपर लोगों ने ये चादरें अपने ऊपर डालकर नशा करना शुरू किया। घर पर नहीं गए, फिर ये कहाँ गए? लोगों की चोरियां करने, दूसरे नशे की तैयारी करने। पहला तो बहाना है, डालते उसमें मोटरसाइकिल है, डालते उसके अंदर बैटरियां हैं, गैस के बिजली के मीटर, लोहा। क्या आपके पीछे भी इस तरह की कोई प्राइवेट इदारों की या एनजीओज की या किसी शख्स की सरपरस्ती है? ये रीहैब का काम हम कर रहे हैं, पुलिस के साथ मिलकर इनको उठाकर इनको इलाज के लिए दाखिल करना। लोगों को इस तरह मीडिया के सामने आया करके, उनको गंजा करके, उनको नहला के एक प्राइवेसी का मामला भी बिगाड़ें, जो कि अक्सर लोगों की निगाह में दुरुस्त नहीं है। जो बिल्कुल ठीक अपने घरों पर बैठे हैं, उनको ये बात दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है कि आप जिस जिंदगी में हो ये बहुत अच्छी जिंदगी है, इस जिंदगी में मत आना, इसमें इसी तरह उठाया जाएगा। हैदरी की मार्केट के बाहर तस्बियां बेचते थे, जिनके हाथों में किताबें थी, आपने उनको भी पकड़ के ट्रैफिक के हवाले कर दिया, मोबाइल में डाल दिया। मजलूम नहीं है। रमजान मुबारक का महीना आता है तो पता नहीं पे दर पे लोग आ जाते हैं, सफेद पोश लोगों का हक ले जाते हैं। तो पूरी तहकीक के साथ उन लोगों को लिया गया जो किताबें और मोज़ों की आड़ में भीख मांग रहे थे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अच्छे पोश घराने के लड़के लड़कियां क्लब में जाती हैं, आइस पीती हैं, क्या इनके घर वाले मौजूद हैं? क्या बाप को नहीं पता कि बेटा जा रहा है? माँ को नहीं पता कि बेटी जा रही है? ये जो पॉड और वेब का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो हम गलियों में बच्चों के हाथों में देख रहे हैं, आप इसको भी नशे में शुमार करते हैं? ये नशा ही तो है। 100 सिगरेट के कश एक पॉट के बराबर। कौन सा नशा ऐसा है बुरे तरीके से हमारी इस नौजवान नस्ल को घुन की तरह खा रहा है? आइस का वो नशा है, पहली दफा इस्तेमाल के बाद 8 दिन नींद नहीं आती। 8 दिन जो बंदा ना सोए, वो आइस अगर उसको ना मिले तो वो गोली भी चलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 से आपका मेज़बान तलहा अनवर हाजिर खिदमत है। गैर सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के शहर कराची में 17 से 35 साल की उम्र के नौजवानों की एक बड़ी तादाद नशे के आदी नज़र आती है, और इसमें 78% तादाद लड़कों यानी कि मर्द हजरात की है। 22% ख़वातीन भी उनमें शामिल हैं जो कि नशे का इस्तेमाल करती हैं। इस नशे के अंदर आइस भी शामिल है, क्रिस्टल भी है, और साथ ही साथ कोकेन समेत दीगर मोहलिक नशों का भी जिक्र मिलता है। एक आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये नशे की उम्र, वो नौजवानी की उम्र जो कि 17 साल से 35 साल के दरमियान होती है, नशे की आदत इस उम्र को घुन की तरह खा जाती है, और जिस माशरे को ये नासुर लग जाए उसका बचना और उसका जिंदा रहना और उसका परवान चढ़ना फिर मुश्किल हो जाता है। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने बुलाया अपने स्टूडियो के अंदर एक ऐसे शख्स को जो कि इस नशे के आदी अफराद के खिलाफ उनकी बेहतरी और उनकी जिंदगी को बदलने में अपना किरदार अदा कर रहा है। मशहूर मारूफ है वो ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से, और नाम है उनका यूनुस अमीन साहब। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट एट 5 में आमद के लिए। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके पास आऊँ, आपको सुनूं और अपने दिल की बात आपको बताऊं। सर ये क्या सिलसिला आपने शुरू कर दिया है कि मंशियात के आदी अफराद को पकड़ते हैं, उनको दोबारा जिंदगी की तरफ लेके आते हैं, ये ख्याल कैसे और क्यों कर आए और उसके पीछे क्या वजूहत हैं? सर ये सवाल तो आप मुझसे 1200 दिन बात कर रहे हैं, क्योंकि काम अभी शुरू नहीं किया। 1200 दिन पहले काम शुरू किया, और शुरू इस वजह से किया कि जब रोडों के ऊपर, चौराहों के ऊपर हमने उन चादरों को देखा जो हमारे घर के अंदर इस्तेमाल होती थी, और वो चादर घर के आरामदेह होती थी। जब हमने देखा कि रोडों के ऊपर लोगों ने ये चादरें अपने ऊपर डालकर नशा करना शुरू किया, आपस में गुटर गूं करते रहे, चादर डाल के जब नशा शुरू किया, फिर जब चादर के अंदर तहकीक की तो पता चला नशा हो रहा है। तो चलो एक चौराहा पर बैठकर नशा कर रहा है, ये तो गलत बात है। फिर वो चादर को सिमटने के बाद घर पर नहीं गए, फिर ये कहाँ गए? लोगों की चोरियां करने, दूसरे नशे की तैयारी करने। जब इस चीज को देखा तो एक फिक्रमंद हुए, और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमने इस काम को शुरू किया। 1200 दिन तकरीबन होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक फिक्र की वजह से काम शुरू किया। अल्लाह करे ये चादर के अंदर जो नशा हो रहा है ये ख़त्म हो जाए, और इस चादर में छुपे हुए जो लोग हैं जिनको माशरे ने और इनके घर ने ठुकरा दिया है, अल्लाह करे दोबारा अपने घरों पर चले जाएं और अपने घर का वापस हिस्सा बन जाएं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को शुरू किया, और आज आपके सामने ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से ये काम आपके सामने मौजूद है, जिसकी वजह से आपने मुझे बुलाया है।
यूनुस भाई, ये काम आप डेफिनेटली अवामी मनफियत के लिए कर रहे हैं और जिससे माशरे के अंदर बड़ी बेहतरी भी आती जा रही है। लेकिन बाज़ नाक़दीन का ख्याल है कि दरअसल ये काम सरकारी इदारों का है और सरकारी इदारे जब अपना फरीज़ा सरअंजाम नहीं देते तो इसमें प्राइवेट तौर पे लोग आ जाते हैं। क्या आपके पीछे भी इस तरह की कोई प्राइवेट इदारों की या एनजीओज़ की या किसी शख्स की सरपरस्ती है कि जो इतना बड़ा बेड़ा उठा लिया आपने? देखिए, सरकारी इदारों का काम है मंशियात को पकड़ना, वो बखूबी कर रहे हैं। बुग़्ज़ पुलिस और बुग़्ज़ पाकिस्तान से कोई निकले तो उसको ये चीज समझ में आएगी। क्यों? कि बाहर मुमालिक के अंदर नशा ज्यादा इस्तेमाल होता है लेकिन दिखाया पाकिस्तान का जाता है। एक बात, सरकारी इदारे अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लोगों को नजर आना चाहिए। बहुत से लोगों को नजर आता है, तकलीफ उनको हो रही है जिनका ये कारोबार है, जिनके पेटों पर अब ज़रब पड़ चुकी है, जिनको ये लग रहा है कि अब उनका मुस्तकबिल और कैफर अंजाम उनका जेल है और ख़तरनाक सज़ा है। इसलिए वो ये बातें करते हैं कि यार ये क्यों छोटा काम जो है ये बड़ा काम है, ये सरकारी इदारों का, एनजीओज़ का नहीं है, ये क्यों कर रहे हैं। तो मेरे ये कहने का मकसद है कि अब उनके पेटों पर ज़रब पड़ चुकी। एक बात, हमेशा ये रीहैब का काम हम कर रहे हैं, पुलिस के साथ मिलकर इनको उठाकर इनको इलाज के लिए दाखिल करना। लाजमी बात है कि इसमें एनजीओज़ ही काम करती है। बेशक सरकारी इदारों का काम है, वो हमारे साथ बखूबी मौजूद है, लेकिन जब इदारे भी मिल जाएं, एनजीओज़ भी मिल जाए, फ़िक्र भी मिल जाए, जज्बात भी मिल जाए और आवाम के साथ मोहब्बत भी मिल जाए और मंशात को ख़त्म करने का एक अज़म भी हो, तो फिर काम हुआ करता है एनजीओज़ और इदारे मिलकर। क्योंकि सरकारी हो या गैर सरकारी है, सब पाकिस्तानी और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। जब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके नताइज अभी आपने खुद बताए कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बेहतरी आ रही है। यूनुस भाई, ये तो एक बड़ा एहसन इक़दाम है कि आप लोगों को एक नई ज़िंदगी, एक नई जहत दे रहे हैं, उनको दोबारा से मामूल की ज़िंदगी की जानिब लेके आ रहे हैं। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि लोगों को इस तरह मीडिया के सामने आया करके, उनको गंजा करके, उनको नहला के, साफ़ सुथरे कपड़े पहना के आप उनके साथ एक प्राइवेसी का मामला भी बिगाड़ रहे हैं, जो कि अक्सर लोगों की निगाह में दुरुस्त नहीं है। 10,000 अगर हीरोइनची आपकी नज़र में मौजूद है जो नशा कर रहे हैं, एक मिसाल के तौर पर, लेकिन पीछे आप देखें कि 26 करोड़ आवाम मौजूद है, उनको कैसे बचाया जाए? दोनों जिंदगियां बताई जा रही हैं। जो बिल्कुल ठीक अपने घरों पर बैठे हैं, उनको ये बात दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है कि आप जिस जिंदगी में हो ये बहुत अच्छी जिंदगी है, इस जिंदगी में मत आना, इसमें इसी तरह उठाया जाएगा, इसी तरह गाड़ी में बिठाया जाएगा, इसी तरह पुलिस थाने में लेकर आएगी, डिवाइस से चेक किया जाएगा, फहरिस्त बनाई जाएगी और भागने की कोशिश करेंगे तो टाई क्लिप लगाया जाएगा, हैदी में भेजा जाएगा, वक्त के साथ खाना खिलाया जाएगा, लॉक में रखा जाएगा, घूम नहीं सकते, दोस्तों के पास नहीं जा सकते, पार्क में नहीं जा सकते, कुछ भी अपनी पसंद का नहीं होगा। अगर आप ये जिंदगी गुजारोगे तो आप 10,000 लोगों की जिंदगी का तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो करोड़ों लोगों की जिंदगी भी तो बचानी है। उनको ये दिखाना है कि जिस जिंदगी में आप मौजूद हो ये सबसे अच्छी है, ये खराब जिंदगी है। एक बात ये हो गई। दूसरी, मुझे ये बताएं, जो आदमी आपकी बाइक चोरी कर रहा है, गरीब की सबसे अमीर चीज उसकी बाइक है, उसने बाइक चोरी कर ली, उसकी किसी को फिक्र नहीं, बैटरी चोरी कर ली, कोई फिक्र नहीं, ड्राइवर सेल्फ लगा रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि गाड़ी में बैटरी नहीं, घर वाले लाइट का इंतजार कर रहे हैं तो लाइट नहीं आ रही क्योंकि केबल काट के ले जा चुके, गैस का मीटर गायब, बिजली का मीटर गायब, सोलर चुरा लिए, जेर जमीन केबलें खोद दी, गटर के ढक्कन उठाकर ले गए, पुल खा गए, पुल तोड़ दिए, पुल बेच दिए, उसकी किसी को फिक्र नहीं, और उस आदमी का हमने चेहरा दिखाया तो सबको फिक्र हो गई। ये गलत है, ये सोच गलत है। आप मुझे ये बताइए, जो आवाम का इतना नुकसान पहुंचा रहा है, जो बाहर रोड पर नस्ल खराब कर रहा है, वो शख्स जिसको घर वालों ने घर में चोरी की वजह से, नशे की वजह से ठुकरा दिया, कोई फिक्र नहीं है, खामोशी खामोशी। वो चोरी कर रहा है, खामोशी। वो आवाम को नुकसान पहुंचा रहा है, खामोशी। वो मंशात फरोशी कर रहा है, क्योंकि आजकल बड़े बड़े अड्डे खत्म अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, यही लोग आपस में 20, 25, 30 पूड़ियां लेकर माल भी बेचते हैं तो मंशात फरोश हो गए। सब जगह खामोशी है। लेकिन जैसे ही ग्रैंड ऑपरेशन पुलिस के साथ हुआ, शोर शुरू हो गया। तो शोर किसका है? मंशियात फरोशों का, मंशियात बेचने वालों का, चोरी का माल खरीदने वालों का, जो कबाड़िए हैं, और उनके सहूलतकारों का। क्यों चेहरा दिखाया जा रहा है? क्योंकि इनका चेहरा दिखाएंगे तो आवाम के सामने सारी चीजें खुलकर आ जाएंगी, क्योंकि अब इनके पेटों पर ज़रब पड़ चुकी है। ये कहते हैं ग्रैंड ऑपरेशन ना हो तो फिर क्या हो? रोड पर वो पड़े रहे, एक के बाद 2 लगे, 2 के बाद 4 लगे, 4 के बाद 6 लगे,
वो सैकड़ों कर दे, वो नस्ल खराब कर दे, वो चोरियां करके इनके पेट भरता रहे, ये मंशियात बेच बेच के अपने बंगले बनाते रहे। आजकल सर इनको तकलीफ है जिनके पेटों पर जरब पड़ चुकी है। इदारे पहले भी मुतहर्रिक थे और अभी तो पूरा घेरा तंग कर दिया है, कहीं से निकलने का इनका रास्ता नहीं बचेगा। एक बार यूनुस अमीन हो या ना हो, इंशाल्लाह ग्रैंड ऑपरेशन हमारे कौमी मुल्क के सलामती इदारे करते रहेंगे। अमीन भाई, बड़ी अच्छी बात की आपने। मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल यकीनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ की तरफ लेके आना चाहिए, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि आपने इसी आड़ में इसी लोगों को बचाने के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों पे भी हाथ डाला जो कि मजलूम थे। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो कि हैदरी की मार्केट के बाहर तस्बियाँ बेचते थे, जिनके हाथों में किताबें थीं, जो कि मासूम थे, जिनको अरफ़ाम में भिखारी भी कहते हैं। आपने उनको भी पकड़ के ट्रैफिक के हवाले कर दिया, मोबाइल में डाल दिया। डोंट यू थिंक कि ये थोड़ा ज़्यादती वाला अमल था? डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब की तरफ से भिखारियों के ऊपर क्रैकडाउन का जब ऑर्डर हुआ तो पुलिस ट्रैफिक मुतहर्रिक हो गई। अब वजह क्या है मैं आपको बताऊं। हर आदमी को पता है कि हमने किस तरह आवाम को लूटना है। जब हाथ यूं किया जाए तो पता चल जाए ये भीख मांग रहे हैं। अब हमने ये देखे कि हमने भिखारियों को आम हुलिये में पकड़ा या हमने हुलिया चेंज किया। हमने हुलिया चेंज किया, हम भिखारी बने, भिखारी बनकर उनके करीब में रहे। किताबें आड़ थी भीख मांगने की, किताबें पर्दा रखा हुआ था भीख मांगने का। किताबें दिखाते थे, उसके बाद उसके पीछे जाकर वो पैसे मांगकर कैश पैसे जेब में डालते थे। आप मुझे बताइए, हमने पूरा वर्क किया, पूरा वर्क आवाम को दिखाया। ऐसे नहीं हम आए और किताबों वालों को उठाकर डाल दिया। हमने गंजा हूं मैं, ये टोपी देखे, गंजा हूं, लेकिन इतनी बड़ी वीग मुझे पहननी पड़ी, 1000 रुपए की वीग लानी पड़ी, अपने अच्छे कपड़े मुझे फाड़ने पड़े, चेहरा काला करना पड़ा, बहुत सारी तस्बीहां गले में डालनी पड़ी, बहुत सारी औरतों की वो जो होते हैं ना हाथ के कंगन, वो डालने पड़े। घर वाली मुझे बोली क्या कर रहे हो, मैंने कहा आज कुछ दिखाना है आवाम को। मजलूम नहीं है, भिखारी। हमारा मुल्क ये नहीं है कि यूं, हमारा मुल्क यूं, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊपर वाला हाथ देने वाला नीचे वाले हाथ लेने वाले से बेहतर है। जब हमने पूरी रेकी की तो उसके बाद उन पर हाथ डालकर यह अवेयरनेस प्रोग्राम दिया कि भीख नहीं मांगनी। आपके पास गाड़ी मौजूद होगी, सिग्नल पर जाता है, ठक ठक शीशा तोड़ने के करीब उनकी आवाजें आ रही होती हैं। रमजान मुबारक का महीना आता है तो पता नहीं पे दर पे लोग आ जाते हैं, सफेद पोश लोगों का हक ले जाते हैं। भीख देना गलत है। सऊदी अरब, बाहर के ममालिक में इस वक्त कितना बड़ा क्रैकडाउन है, तो पूरी तहकीक के साथ उन लोगों को लिया गया जो किताबें और मोज़ों की आड़ में भीख मांग रहे थे। और ऊपर से भी एक आर्डर डीआईजी साहब का आया हुआ, पूरी रेकी करके उनके ऊपर काम किया गया और अवेयरनेस प्रोग्राम दिया गया पूरे पाकिस्तान की आवाम को कि अगर आप इस तरह खुलेआम भीख मांगेंगे तो आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। और आवाम को ये पैगाम दिया गया कि खुदारा ये पेशावर भिखारी हजारों रुपए रोजाना लेकर जाते हैं, यार आप अपने मोहल्ले के रिश्तेदारों को दे दो, गरीबों को, मोहताजों को, मिस्किनों को, मुसाफिरों को दे दो। लेकिन पेशावर गदागर जिनको सुबह उठकर काम ही भीख मांगना है, उनको देने के लिए जो है हमने ये प्रोग्राम किया कि आवाम इनको ना दे बल्कि मुस्तहिक को दे। तो पूरी रेकी करके उन लोगों को पकड़ा जो इन किताबों और मोज़ों और पेंसिलों की आड़ में भीख मांगा करते थे। यूनुस भाई, आप तो दरअसल इलाज कर रहे हैं उस जख्म का जो कि नासूर बन गया है। आप तो दरअसल मरहम रख रहे हैं उन चीज़ों पे जो कि इंसान की बस और औकात से बाहर हैं, लेकिन उन चीज़ों का क्या जो कि उनकी परवरिश का बाइस बन रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की कि जो एक नशा इस माशरे में सप्लाई कर रहे हैं, वो नशा जो कि हमारे नौजवानों को, तलबा को घुन की तरह चाट रहा है। क्या आप समझते हैं कि आप अपने इस ऑपरेशन के दायरा कार को उन लोगों तक भी लेके जाएंगे, उनके गिरबान तक भी जाके हाथ डालेंगे जो कि इसकी बुनियाने में, इसके सप्लाई करने में, नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख करने में मुलव्विस है? तला अनवर मत है आपके अंदर। तला अनवर साहब अभी मेरे सामने बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं और चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट है। और अगर मैं भी तला अनवर साहब से ये कहूँ कि सुबह आपने थाने में आना है, मैंने 2 हीरोइन जी पकड़े हैं, इनको गंजा करना है, तो तला अनवर साहब कहेंगे ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं मीडिया से वाबस्ता हूँ, मैं भी आपकी तरह एक सिविल हूँ, मैं अवेयरनेस फैला सकता हूँ, मेरे हिस्से का मैं काम कर सकता हूँ, वो है रिहैब के अंदर ले जाना, पुलिस की मदद के साथ उनको एक अच्छी जिंदगी की तरफ मुंतकिल करना। मंशियात फरोश पकड़े जा रहे हैं, मंशियात फरोश बंद हो रहे हैं। अब मैं आपको मिसाल दूं, फकीरा गोट सूबा अवड़ों का अड्डा, डीएसपी सुहेल फैज सैराब गोट जो अभी रिटायर हो गए, 10 थानों की नफरी के साथ अड्डा मसमार कर दिया, जहां पर 2-2, 3-3 हजार मंशियात के आदि बैठते भी थे, वहां से ले जाकर सप्लाई भी करते थे। 2 पुलिस चौकियां बन गई।
अड्डा खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आप आ जाइए खमीसो गोट की तरफ, बड़े बड़े अड्डे बने हुए थे, टूट गए, मसमार कर दिए, मंशात फरोश बंद हो गए। और क्या हुआ कि रोजाना की बुनियाद पर इनको रिहब की तरफ दाखिल करने के लिए पुलिस अपने अखराजात पर इनको हैदी वैलेज भी भेज रही है। लोग सोशल मीडिया जब देखते हैं तो उनको उठाकर मुख्तलिफ सेंटरों में भी दाखिल कर रही है। आ जाइए यहाँ पर पाक कॉलोनी की तरफ, आरिफ असलम राव साहब जो साहब जो है वो एसएसपी थे और अभी एसएसपी फैजान अली साहब है। लियारी एक्सप्रेस वे के नीचे हजारों का मजमा था, नहीं मिलेगा। जहानाबाद मौजूद है, अड्डे छोटे छोटे मौजूद हैं, बड़े खत्म हो गए, छोटों पर रोजाना क्रैकडाउन है, कर रहे हैं। एएनएफ को देखें, एयरपोर्ट से सिगरेट की एक पैकेट बाहर नहीं जा सकती। हम देखेंगे ना तो सब कुछ हो रहा है। ऑनलाइन मंशियात बेचने वालों पर पुलिस का इस वक्त ऐसा घेरा तंग हो गया है। रोजाना आप देखें सोशल मीडिया पर कभी 6 गिरफ्तार, कभी 4 गिरफ्तार, फहरिस्त बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, आवाम को भी अपने हिस्से का करना पड़ेगा। हम नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, सबसे अहम बात आपसे अर्ज कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, क्या ये जितने भी हीरोइन ची मौजूद हैं या मंशात के आदी हैं या कोई शराब पीने वाले हैं या डकैतियां करने वाले हैं या वो लोग जो बड़े बड़े फंक्शन में जाते हैं, जिनके अच्छे पोश घराने के लड़के लड़कियां जाती हैं, क्लब में जाती हैं, आइस पीती हैं, क्या इनके घर वाले मौजूद है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मौजूद है सर इनके घर वाले? मुमकिन है हूँ, बिल्कुल होंगे, क्योंकि रातों को अपने घर पर सोते हैं पोश घराने के लोग। चलो मंशात के आदि लोगों को तो धुतकार दिया, वो बाहर रोड पर है, लेकिन सबके घराने मौजूद हैं, सबके कुंबे मौजूद हैं, सबके भाई बहन मौजूद हैं, वालदेन हैं, नहीं है वालिद है, नहीं है वालदा, बहन भाई चाचा मामू फुप्पी सब मौजूद हैं। अगर ये सब लोग अगर उनकी फिक्र करें तो ये बाहर रोड पर कोई नजर नहीं आएगा। इस वक्त रात का टाइम है, जो लोग क्लब में जाते हैं वो इस वक्त तैयार हो रहे हैं। क्या बाप को नहीं पता कि बेटा जा रहा है? माँ को नहीं पता कि बेटी जा रही है? ये एक दरवाजा है, बिफोर और आफ्टर। हमने सब कह दिया, पुलिस जो है वो रेड नहीं कर रही है, वहां पर ये फंक्शन चल रहे हैं। उस फंक्शन के अंदर आने वाले लोग तो आपके और हमारे हैं। दरवाजे से बाहर ही ना निकले तो कोई फंक्शन नहीं होंगे। घर के अंदर ये सारे हीरोइन आप उठा के लिए उनका इलाज करवा दे, बाहर कोई पीने वाला नहीं मिलेगा, वो कोई आवाम की चोरियां नहीं करेगा, क्योंकि उसने चोरी करके, आपने अक्सर देखा होगा, मैं ये कहता हूँ साहब सो रहे, बड़ी मुशक्कत के साथ चोरियां करके आराम फरमा रहे थे। ये जुमला मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि उसके घर वाले उसको नशे के पैसे नहीं दे रहे, तो कोई कहेगा यार बड़ी मेहनत से कमा रहा है, थैला मौजूद है। कौन सा कबाड़ी ऐसा है जो इनसे कागज खरीदेगा? ये जो गार्बेज उठाने के लिए आते हैं वो सारा गार्बेज तो ले जाते हैं, तो घर से कोई गत्ता बाहर नहीं आ रहा, कबाड़ी कोई गत्ता खरीदता नहीं। दुकानों के ऊपर जो बिस्किट वगैरह या कंपनियां जितनी भी है वो सब गत्ता उन्होंने ठेका पर दिया होता है, तो गत्ता रोड पर डालेगा कौन जो ये उठाएंगे? थैला तो बहाना है। डालते उसमें मोटरसाइकिल है, डालते उसके अंदर बैटरियां हैं, गैस के बिजली के मीटर, लोहा, मोटरसाइकिल। अभी हमने 12 अगस्त को नॉर्थ नाजमाबाद का ऑपरेशन किया, तो उसके अंदर जो है हमने एक बंदे को लिया, जब वो जा रहा था उसके बाद मोटरसाइकिल थी, जब थाने में लेकर आए पता चला वो बाइक चोरी की है। कहां से ली? अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के आगे से। वो बेचारा पर्ची लेने गया होगा, बेगम के साथ बच्चों के साथ दवाई लेने आया होगा, इसने मोटरसाइकिल गायब कर दी। अब क्या हुआ? भाई क्या करोगे? बेचूंगा। किसको? कबाड़ी को। कितने में? 50 रुपए किलो। ये जुल्म नहीं है? वो लोग कहें जो कहते हैं इनके चेहरे दिखाते हो, अरे तुम्हारी 50,000 की मोटरसाइकिल वो 50 रुपए किलो में बेच रहा है, उसका चेहरा भी ना बताऊं ताकि वो और चोरियां करता रहे, फिर गाड़ियां चोरी करता रहे, वो सारी चीजें पाकिस्तान की खा जाए। आवाम बेचारी पहले ही परेशान और इन्होंने और सत्यानाश कर दिया। कौन सा ऐसा आदमी है जो इनसे खुश है? इनसे खुश वो है जो इनसे क्राइम करवा रहा है, जो इनसे जराइम करवा रहे हैं। तो मेरे आपको सारी बातों का खुलासा ये है, हम कर रहे हैं, अल्लाह के फजल से करेंगे, जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे हम करेंगे, हम नहीं तो कोई और करेगा। लेकिन हमने आवाम में ये बता दिया कि ये वो तबका है जिनको अपने घरों पर ही होना ठीक है, वरना ये तबाही मचा देगा। फिरोज भाई, आपने इतने मंशियात फरोशों के साथ ग्रैंड ऑपरेशन किए हैं और बाज़ दफ़ा आप खुद भी रूप धार लेते हैं, कभी भिखारी का, कभी मंशियात फरोश का। आखिर ये मंशियात का जो नशा है ये किस तरीके से और किस किस तरह का होता है? क्योंकि हम तो जो एक आवाम सुनना चाहती है, जानना चाहती है, सिर्फ उनके नाम से वाकिफ है। किसी को आइस कहते हैं, किसी को क्रिस्टल कहते हैं, किसी को चरस कहते हैं। आप तो इनकी खूबियों से भी खामियों से भी वाकिफ हैं, जरा इन पर रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे अहम बात आज आपको मैं बता दूं कि सारी दुनिया के अंदर जितने भी नशे हैं, सारी दुनिया में जितने भी नशे हैं, पहले दिन का जो नशे की जो लज्जत है
उसके बाद सारी जिंदगी उसको नहीं मिलती। पहले दिन की जो लज्जत है, चाहे वो किसी भी किस्म का नशा है, उसके बाद वो लज्जत कभी उसको नहीं मिलती। उसके बाद उस नशे को हासिल करने के लिए वो डोज पर डोज बढ़ाता है और जिंदगी को कम करती जाता है। आइस शुरू में पहली दफा इस्तेमाल के बाद 8 दिन नींद नहीं आती। मेरे जैसा आदमी, आप काम करते हुए जिसको देखते भी हैं, मैं आधा घंटा या 1 घंटा नींद का मामला हो जाए तो समझ में नहीं आता क्या करूं। अजीब कैफियत बन जाती है, गुस्सा भी आने लगता है, ब्लड प्रेशर भी, चिड़चिड़ापन भी। 8 दिन जो बंदा ना सोए, वो उसी आइस की लज्जत में मौजूद रहे, उसके बाद वो आइस अगर उसको ना मिले तो वो गोली भी चलाएगा। उसके बाद वो आइस उसको नहीं मिली तो बड़े बड़े क्राइम भी करेगा। उसके बाद वो स्नैचिंग करेगा, उसके बाद वो ढक्कन भी चोरी करेगा, उसके बाद वो बैटरियां भी चोरी करेगा, बाइकें भी चोरी करेगा, कारें भी चोरी करेगा, घर में डकैतियों की रेकी भी करेगा। आइस ऐसा नशा है जो शुरू में 8 दिन नहीं सोने देती। उसके बाद क्रिस्टल का भी यही हाल है। फिर अब आप पॉड ले लें, वेब ले लें, मेथोडीन है। अच्छा, माजरत के साथ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो पॉड और वेब का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो हम गलियों में बच्चों के हाथों में देख रहे हैं, स्कूल जाते बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, इसके फवारे बना रहे हैं। आप इसको भी नशे में शुमार करते हैं? ये नशा ही तो है। और सबसे अहम बात बताऊं कि वेब की दुकान पर एक गोल मोनोग्राम, जैसे आपके पास यहां गोल मोनोग्राम मौजूद है, उनकी दुकान पर भी, वेब की, पॉड की दुकान में इसी तरह गोल मोनोग्राम बना होता है। इसमें लिखा होता है 18 साल से बड़े बच्चों के लिए है। पहली बात, होना नहीं चाहिए, क्योंकि 100 सिगरेट के कश एक पॉड के बराबर। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर आप उस दुकान की रेकी करें, 12, 10, 11, 13, 14 साल के बच्चों को भी ये देते हैं, तो पॉड और वेब की दुकानें जो छोटे बच्चों को वेब दे रही है, वो उनको चोरियां सिखा रही है। 15,000 वो बच्चा कहां से लेकर आएगा? 20,000 वो कहां से लेकर आएगा? वो तो दोस्तों के पास खूबसूरत अंदाज के अंदर देख रहा है, लंबा सा, खूबसूरत सा, और वो जदीद टेक्नोलॉजी वाला। बहुत खतरनाक नशा है। ये भी नशा है, सीने पर, फेफड़ों पर जाल बनाता है, उम्र को कम करता है। जब फेफड़े जो सांस लेने वाले हैं, बस उसके अंदर मजा इस चीज का है कि मुख्तलिफ इन्होंने नित नई उसके अंदर खुशबुएं डाल दी है, तो लोगों को मजा आ रहा होता है और आखिर में एक दिन ये आइस पे लग जाता है। अमीन भाई, ये जो पॉड है, क्या ये उसी हुक्के की एक मुनफरिद शक्ल है जो कि गुज़िश्ता कुछ सालों पहले आया था, जिसके कैफे बार यहाँ बनना शुरू हो गए थे और लोग फैमिलीज के साथ जाके पिया करते थे? और साथ ही साथ ये भी इसमें ऐड कर दें कि खवातीन का किस हद तक किरदार है इन नए नशों में और इनसे लुत्फानंदोज होने में। देखिए, घर के अंदर तो पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही है, हम तो देखें बाहर ये काम कर रहे हैं, लेकिन बार इसका नुकसान हम बताते हैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर, और इनका भी बहुत शुक्रिया कि खुलकर बताते भी हैं। अब वो घर के अंदर किस तरह के नशे हो रहे हैं तो घर वाले बताएंगे, हम तो बाहर रोडों वाले बता रहे हैं। नुकसान हम घर के और बाहर के दोनों के बता रहे हैं। तो ये पॉड और ये जो है ना, पहले जो हुक्का था अब वो शीशे में बदल गया है। हुक्का पहले इतना बड़ा था, गुटर गू करके पिया जाता था, अब वो जदीद टेक्नोलॉजी। दुनिया खत्म की तरफ जा रही है, दुनिया खत्म होने पे जा रही है। सूरज और चांद के खत्म होने का टाइम करीब आता जा रहा है, क्योंकि जब दुनिया खत्म होगी, चांद सूरज भी खत्म, दुनिया का निजाम खत्म, दुनिया खत्म पर जा रही है। और हदीस में भी है कि जदीद दौर आ चुका है। वो जो हुक्का है वो अब पॉड में और वेब में तकसीम हो गया है, मतलब उसकी शक्ल आ गई है। घर में आराम से पिया जा सकता है, बाहर रोड पर, किसी भी तफरीही मकान में पर घर में बैठकर पी रहे हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है, जो बाहर पी रहे हैं वो भी नुकसानदेह है। शीशा एक और आजकल निकल कर आ गया है, वो भी इसी वेब की और पॉड की एक किस्म है। ये सारे नशे हैं जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। आवाम गुमराह हो चुकी है इसके अंदर। नहीं यार, ये तो एक सिगरेट तो है, बड़ा नशा है। एक दिन ये आइस पीने वाला जो पॉड पी रहा है ना, एक दिन आइस पीने पर आ जाएगा, क्योंकि वो उसके बगैर रह नहीं सकता। हर जगह पर, बाथरूम में बैठकर पी रहे हैं हम, किसी जगह पर जाते हैं, वॉशरूम में पीछे से धुएं की खुशबू आ रही होती है, तो बाथरूम में बैठकर भी जो आदमी इसको ना छोड़े तो गोया वो नशे में आ चुका है। इसलिए घर में बैठने वाले, बाहर पीने वाले जितने भी हैं वो सब नुकसान के अंदर आ चुके हैं। घर वालों से गुजारिश है, खुदारा अपने घर के अंदर जो बच्चे या बच्चियां पी रही हैं उनको भी रोकें। ये फैशन नहीं है, ये नशा है। अमीन भाई, इतने ऑपरेशन आपने किए, ग्रैंड ऑपरेशन किए आपने, कौन सा इलाका बिलखुसूस कराची का वो ऐसा है जहाँ के आपको सबसे ज़्यादा नशे नज़र आए? जो हमारी ऑब्जर्वेशन बतौर ऑब्जर्वर, बतौर एक मीडिया पर्सन है, वो जहांगीर रोड का इलाका है, जो कि 3 हट्टी से शुरू होता है और गुरु मंदिर तक जाता है। मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो एक दोनों तरफ की सड़का है,
उस पर बहुत तादाद में हेरोइन नजर आते थे, मगर अब शायद कम है। आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं? अशरफ जोगी साहब वहां पर एसएचओ मौजूद थे रमजान के अंदर। 26 रमजान को हमने बड़ा क्रैक डाउन किया। उसके बाद ये जहांगीर रोड के ऊपर तादाद कम होती जा रही है। अंसर बट अभी मौजूद है, जमशेद क्वार्टर के एसएचओ, प्रोग्राम तय हो चुका है। ये कुछ नहीं है, फकीरा गोट में बहुत थे, खत्म होने पर आए। पाक कॉलोनी में बहुत थे, खत्म के करीब हैं। शाहरा नूर जहां ऑपरेशन से पहले आपसे डिस्कस हुई, कल या परसों वहां पर करेंगे, थे बहुत जगह पर, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जा रहे हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊं। कुछ लोग हैदी सेंटर में, कुछ लोग छुड़ाकर उनको ले आते हैं, दोबारा उसी जगह पर आ जाते हैं। कुछ लोग जब सोशल मीडिया देखते हैं तो हॉस्पिटल में दाखिल कर देते हैं। कुछ लोग सस्ते सेंटरों में दाखिल कर देते हैं। कुछ घरों पर ले आते हैं और उनकी ओपीडी करवाते हैं। यानी जो 50 आदमी किसी जगह पर बैठकर नशा कर रहा था, अगर पुलिस के साथ मिलकर इनको रिहैब में दाखिल नहीं करते, करीब थे कि ये 500 हो जाते, लेकिन वो 50 हुए। उसमें से अब जब दोबारा इस ऑपरेशन के बाद हमने चेक किए तो 10, 15, 20 हुए, यानी तादाद कम हुई। एक ये तादाद कम हो गई, सोशल मीडिया पर खौफ फैलकर इसकी वजह से हजारों बच गए, इसकी वजह से लाखों बच गए। तो एक बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। अवाम को भी इसमें साथ देना पड़ेगा। पुलिस कर रही है, कौमी सलामती इदारे कर रहे हैं, अवाम का अपना किरदार होगा, मंशियात खत्म हो जाएगी। हमारे इस मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब इस माशरे की पैदाइश हुई तो इसके साथ ही बहुत सी बुराइयां इस माशरे में शामिल हो गई। इसके अंदर मुख्तलिफ अक़साम के नशे हैं। आप क्या समझते हैं कि वो कौन सा नशा ऐसा है जिसको सबसे ज़्यादा बेहतरीन और मजबूत अंदाज से रोकने की ज़रूरत है, और जो सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से हमारी इस नौजवान नस्ल को घुन की तरह खा रहा है? आइस का वो नशा है। आइस का नशा इस वक्त फैलता जा रहा है, उसको रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है, कामयाबी हो रही है। मंशियात वालों को पकड़कर कैफर अंजाम जेल में पहुंचाया जा रहा है, उन पर एफआईआर हो रही हैं, बड़ी बड़ी एफआईआर हो रही हैं। जो लोग मंशियात के आदी हैं उनको ठीक करने के लिए रिहैब में भेजा जा रहा है। घर के अंदर भी लोग पी रहे हैं। बहरहाल बात यह है कि आइस का नशा है जिसको रोकना है। इदारे, पुलिस सब काम में लगे हुए हैं। आवाम भी काम में लग जाए। अपने घर के अंदर हर फर्द अपने घर को ध्यान दे कि कोई इसके अंदर जो है वो मुलविस है या कोई इसका नशा कर रहा है, वो उसको समझाए, उसको प्यार मोहब्बत से दवाई के लिए सेंटर में दाखिल करवाए। किसी भी तरीके से अगर वो कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर हो जाएगी। बहरहाल आइस का नशा है जिसको हमने इस वक्त रोकना होगा। यूनुस अमीन भाई, आपको दिन रात हम देखते हैं कि मसरूफ़ रहते हैं लोगों को इस जंगल से छुड़ाने के लिए, मगर इंसान की ज़िंदगी जीने के लिए उसको रोटी भी खानी पड़ती है और रोटी खाने के लिए कमाना भी पड़ता है। आखिर आपके पास वो क्या जरिया माश है जिससे आप अपनी गुजारा खौत करते हैं, अपनी बोदोबाश, अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करते हैं? आपके भी घर वाले होंगे, बीवी बच्चे होंगे, उनके लिए क्या सामान है, ज़रूरियात किस तरह मुहैया करते हैं? देखिए, मेरे उसके अंदर 3 जो है वो ज़राए हैं जो आज तक मैंने बताई नहीं। मेरा अपना पोल्ट्री का काम है, एक मेरा मल्टी वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब का लगा है। मैं जीन्स की पैंटें लेकर जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 33 उम्रे किए हुए हैं। और मेरी एनजीओज़ की तरफ से जो है, हमारे सीईओ साहब की तरफ से मेरी एक तनख्वाह भी तय है। ये 3 चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जिसके अंदर मैं सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून के साथ रात दिन की बुनियाद पर पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई एक टर्निंग पॉइंट, वो लम्हा जरूर आता है कि जब वो शख्स अपने जिंदगी के मकसद का तयन कर लेता है। यूनुस अमीन की जिंदगी में वो कौन सा मरहला था, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि एक मेमन घराने से, जो कि अमूमी तौर पर कारोबारी शख्सियत होता है और दीनी रुझानात कामिल होता है, उसने कैसे इस पुरखतर वादी में कदम रखा? वो कौन सा वाकया था जिसने आपके जहन और दिमाग, दिल को झंझोड़ के रख दिया? देखिए, मेमन बिरादरी कारोबार में होती है, तो ये मेमन होने के नाते, मैं गोधरा से ताल्लुक़ है, ये बता दिया कि मेमन डरपोक नहीं होते। मैंने ये करके आवाम को बता दिया कि मेमन सिर्फ कारोबार नहीं करते, आवाम की खिदमत भी करते हैं। और रही बात ये कि क्या चीज़ देखी, तो मैंने आपको पहले ही सवाल के जवाब में दिया कि रोडों पर चादरें डालकर जब मंशात के लोगों की तादाद को बढ़ते हुए देखा तो SHO हाजी मुख्तार पवर साहब, जो अभी CIA सेंटर के अंदर मौजूद है, इनके साथ जब हमने पहला ये ऑप्शन लिया तो हमने आपस में ही बस किया कि यार इनको करके भेजते हैं। तो हमने बस वहां से, यानी कि आपकी जिंदगी का पहला ऑपरेशन हाजी मुख्तार पवर SHO जैक्सन। और वो आपने शुरू कहाँ से? जैक्सन की केमाड़ी से शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पर है, तो ये है कि सारे वाकयात फिर वो अल्लाह की तरफ से भी होता है कि किस आदमी को कब किस वक्त करना है, वो तो अल्लाह की चाहत के साथ ही खिदमत होती है और वह अल्लाह पाक उसको चुनता है। तो ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना है, तो अल्लाह के फजल से ही हम काम कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से हम करते रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा।
यूनुस अमीन से तो बहुत से लोग मुतासिर हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, खवातीन भी हैं, मगर यूनुस अमीन किससे मुतासिर है? वो कौन सा शख्स या खातून या बुजुर्ग या बच्चा ऐसा है जिसने आपकी जिंदगी पे एक गहरा असर डाला हो, जिसको आप अपने लिए मिशरे राह समझते हो या जिससे सबसे ज्यादा रहनुमाई लेते हो और सीख लेते हो? मैं अपनी बीवी से बहुत कुछ सीखता हूँ। वो मुझे हर चीज़ बताती है, वो मुझे हर चीज़ सिखाती है। और ये जो मेरी वाइफ है मेमन बिरादरी से है, और जब मैंने काम को शुरू किया तो बाज़ औरतें डर जाती हैं, घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। मेरी ये वाइफ मुझे समझाती है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। मुतासिर भी मैं बहुत हूँ। और बड़ी मज़े की बात हूँ कि अभी आप ये सोच रहे होंगे यार यूनुस भाई से मैं एक सवाल कर रहा हूँ और ये 50 जवाब दे रहे हैं, और जब मैं वहाँ सवाल करता हूँ मुझे वहाँ 100 जवाब मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से हमारी भाभी को मक्खन लगा रहे हो? मक्खन नहीं लगा रहा, मैं हकीकत में मम्मी बात कर रहा हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट से जो है मैं उनको मक्खन नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे यहाँ से मिलना कुछ नहीं है। अच्छा अमीन भाई, आपने जैसा कि बताया कि आपको एक बैठे जहन से ये सोचा कि मैंने किस तरीके से लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में इस पाकिस्तान और इस माशरे के लिए आप अपने इस दायरा कार को बाकायदा तौर से कानूनी शक्ल भी देना चाहेंगे? या मैं आपकी बात को, आपके सवाल को मजीद आसान कर दूं कि क्या आप चाहते हैं कि हुकूमत की सतह से भी आपके इस काम को सराहा जाए और आपको बाकायदा तौर से किसी सरकारी खिदमत या सरकारी ओहदे से भी नवाजा जाए? सर मैं तो ये चाहूँगा कि बिल्कुल मुझे जो है ना वो सरकारी तौर पर भी अपने साथ इदारे जो है वो हमसे जो है वो हमारी खिदमत को ले लें। तो ये बहुत अच्छा है आपके प्लेटफॉर्म से कि बहुत अच्छी बात है, सरकारी इदारे हमें बुलाएं भी, हम बैठे भी उनके साथ मिलकर काम करें। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ऐसा इंशाल्लाह होगा। इस दलदल को, इसमें आज पाकिस्तानी माशरे के नौजवान डूबते नज़र आ रहे थे, आपने हाथ डाल के उनको निकालने की कोशिश की है। आपके मुताबिक, और हम चाहेंगे आप इस सवाल का जवाब बिल्कुल ही बिना किसी लिहाज मुरब्बत के दें, क्या आप समझते हैं कि इस दलदल को फैलाने में और इस जहर को माशरे में पेवस करने में सबसे बड़ा किरदार किस शख्स का है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आपने मुझे कहा कि इसका जवाब मुझे दें। एक फर्द है जो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, फिर एक दिन देखा यार ये तो नशे का आदी बन गया, हैरान हो गए। जैसे आप यहां पर मौजूद हैं और एक आपके दोस्त है कोई जानने वाले कि यार ये तो काम पर भी जा रहा है और ये कमा भी रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, और फिर एक दिन ये नशे की लत में पड़ गया। क्या नशा इतना जरूरी था कि उसने अपना काम छोड़ दिया? क्या नशा इतना जरूरी था कि उसने घर वालों को छोड़ दिया? क्या नशा इतना जरूरी था कि उसने अपनी तनख्वाह को छोड़ दिया, अपने कारोबार को, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ दिया? कोई वाकया तो हुआ होगा। तो हर आदमी के नशे में लगने में उसकी जिंदगी का कोई वाकया होता है, वो वाकया उसका जिम्मेदार है। अब वो वाकया क्या है वो आदमी खुद ही बता सकता है। मेरे सामने जो वाकयात आते हैं, मोहब्बत में नाकामी, मेरे सामने वाकयात आते हैं स्कूल और कॉलेज के अंदर फेल का हो जाना, एहसास कमतरी, घर वालों की तवज्जो का ना होना, वक्त पर शादी ना करना, धुतकारना, घर के अंदर 4 बच्चे हैं तो 3 को अहमियत देना, 1 को अहमियत ना देना, ये सारी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से इंसान नशे के अंदर लगता है। तो जो लोगों के ये बच्चे हैं वो अगर इन चीज़ों को मेंटेन करें तो नशा नहीं होगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई शराब पीने वाला नहीं होगा, घर वाले संभाल लें। कोई चर्स पीने वाला नहीं होगा, घर वाले संभाल लें। बार बार ये कहने का मकसद है, सबके कुंबे मौजूद हैं। कोई पंजाब से भागकर कराची आ गया है, कोई कराची से भाग के पंजाब चला गया है। सबब यह है घर वालों के उनके साथ रवैये से दिल बरास्ता होकर वो चले जाते हैं दूसरे इलाकों के अंदर, फिर वो चोरियां भी करते हैं, नस्ल को भी खराब करते हैं। हर आदमी की अपनी जिंदगी ही उसकी जिम्मेदार है और उसके घर वाले इस चीज के जिम्मेदार हैं कि जिस तरह वो छोटा था उसको किस तरीके से वो कड़वी दवाइयां पिलाकर उसको सेहतयाब करते थे। अभी भी अगर वो चाहे सब कुछ ठीक हो सकता है, एक रात में ठीक हो सकता है। जितने भी लोग मौजूद है बाहर रोडों पर, इनके घर वाले इनको अपने घर पर ले जाएं सख्ती के साथ। वो नहीं आते, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ लाके अपने घर पे ले जाएं। और जो घरों में बैठकर कर रहे हैं, घर वालों को पता है, वो उसी वक्त उनको कर ले बंद, गेट बंद कर दें। कोई शो में नहीं जाएगा, कोई डांस पार्टी में नहीं जाएगा, कोई पॉट लेने नहीं जाएगा, कोई वेब लेने नहीं जाएगा। और ये देखे कि कोरियर सर्विस घर पर अगर कोई आ रही है तो देखे तो सही उसके अंदर क्या है, कहीं आइस तो नहीं है। ये तवज्जो रखनी पड़ेगी। रातों को घर वालों को उठकर अपने बच्चों को देखना पड़ेगा। लेकिन अब वो घर के सारे ही फर्द अगर इसमें लगे हों
तो फिर आप और हम क्या कर सकते हैं? सर, आप दिन रात लोगों को नशे से छुड़ाने के लिए काविशे बरुए काल लाते हैं। कभी उनको उठा के रिहैब ले जाते हैं, कभी उनको पीछे पकड़ते हुए भागते नजर आते हैं, मगर क्या इन सब चीज़ों को करते हुए आपको अपनी जान का और अपने माल का डर नहीं लगता? सर, रोज़ाना खेलने से मुराद तो ये है कि रोज़ाना हम खेलते हैं और खिलाड़ी ही तो खेलते हैं, तमाशाई तो सिर्फ शोर करते हैं। रोज़ाना के बुनियाद पर जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें कहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन तवक्कल हमारा अल्लाह पर है। बहुत सारे लोग हैं घर के अंदर, वो आदमी जब चाय मांगे घर वालों से तो वो कहे बराबर में होटल में पी लो, खाना मांगे तो कहे बराबर होटल से खा लो, वो भी हमें धमकियां दे रहे होते हैं। जिनकी घर में कोई नहीं सुनता वो हमें मारने की धमकियां देते हैं। कभी कोई कह रहा है कि इसको काट दूंगा, कभी कोई कहता आएगा तो मैं चीर दूंगा, कोई कहता है कफन तैयार है। पता नहीं मैं उनके बाप का माल हूँ, वो बोलते ही रहते हैं, लेकिन वो बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम करके दिखाते हैं। क्या करके दिखाते हैं? माशरे को ठीक करने के लिए मंशियात के आदि लोगों को जो बड़े क्राइम और जराइम में मुलविस थे हैं, यूं पड़े होते हैं, हमें और पुलिस को देखते हैं तो 1-1 लाख किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागते हैं। हमने उनका चेहरा भी दिखा दिया, तो ये कोई मसला नहीं है। हम काम बड़ा लेकर अल्लाह के फजल से खड़े हुए हैं, तो हमें इसमें कोई डर खौफ नहीं है। और मैं आपको पहले बात बता दूं कि जिसके अंदर कोई बात होती है ना, उसके पीछे जो कोई बात होती है उसमें कोई बात होती है। और मैं डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। अल्लाह के फजल से काम करता रहा हूँ और करता रहूँगा। तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। सर, आप लोगों को इलाज के लिए रिहैब में दाखिल कराते हैं, उनको गंजा कर देते हैं, उनको नए कपड़े पहनाते हैं, मगर क्या इस हवाले से उनका रिहैब बाकायदगी से होता है? और इस तमाम तर अमर की क्या आपकी तरफ से निगरानी भी होती है कि उनके इलाज में किसी किस्म की कोताही तो नहीं बरती जा रही? देखें, आपकी बात हम कुछ लम्हे सच कर लेते हैं कि कपड़े पहनाए, निलाया, धुलाया, गंजा किया, ये 3 काम किए और कुछ नहीं किया। आपकी बात चंद सेकंड के लिए, जब तक कि मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हो जाता, सच मान लेते हैं। इतना भी करने का हक हमारा था या इसके घर वालों का? आपसे सवाल है। उनके घर वालों का हक था कि वो उनको बाहर आने ही ना देते। इस होलिये में वो घूमते ही नहीं, इतने बड़े बड़े बाल, पूरे जिस्म पर मैल। हमने निलाया, ये घर वालों का हक था। हमने कपड़े पहनाए, ये उनके घर वालों का हक था। हमने उनको गंजा किया, इतनी सारी गंदगी उनके सर में मौजूद थी जिसके अंदर अगर जुएं और लीखें अगर मौजूद हों और वो कीड़े बन जाते हैं, ये उनके घर वालों का हक था। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ग्रैंड ऑपरेशन ऐसे ही मशहूर हो गया है? पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस वक्त ये पता है कि मंशात के आदि लोगों को उठाया जाता है, उनको ठीक किया जाता है। हमारे रिहैब में नहीं, बल्कि फैसल हैदी के रिहैब के अंदर, वहां आप जा सकते हैं। अभी इस वक्त हैदराबाद के लोग 1 महीने पहले आए और हमने परसों छोड़े, सारे ठीक होकर अपने घर पर गए। तमाम वेबसाइट के ऊपर और हमारी जितनी आईडीज है उसके ऊपर तमाम काम मौजूद है। रिहैब भी किया जाता है, दवाइयाँ भी दी जाती हैं, उनको ठीक भी किया जाता है। रोजाना बकरे का गोश्त आप भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाता, लेकिन फैसल हैदी साहब रोजाना हैदी विलेज के अंदर इनको बकरे का गोश्त खिलाते हैं। ये सारी बातें वो लोग कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि इनको उठाया ही ना जाए, ये रोड पर ही पड़े रहें ताकि उनके पेट भरते रहें। अमीन साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी एक वीडियो आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में है, जिसमें आप एक शख्स को बोरा लेते हुए जाते हैं, रोकते हैं और उससे कोई बातचीत करते हैं, उसके बाद उस शख्स को कहते हैं जी चले जाओ। आखिर मामला क्या है? लोग अपने कमेंट्स मुख्तलिफ किस्म के दे रहे हैं कि भाई ये आखिरी ग्रैंड ऑपरेशन था यूनुस अमीन का। क्या इन बातों में भी कोई सदाकत है या महज अफवाहें? देखिए, वो एक वीडियो है और वो ट्रैफिक पुलिस के साथ माड़ीपुर में हमने की, ट्रक अड्डा चौकी ट्रैफिक वालों के साथ। आवाम कुछ भी कह सकती है, पानी का एक कतरा सारी दुनिया के पानी के कतरों से नहीं मिलता। अल्लाह इतना बड़ा खालिक है, कितना पानी है, लेकिन इतना बड़ा अल्लाह खालिक है कि एक पानी का कतरा सारी दुनिया के पानी के कतरों से नहीं मिलता। हर आदमी की सोच अलग है, उसके जज्बात अलग हैं, उसका दिल अलग है, उसकी सोच अलग है, उसके अल्फाज अलग हैं। वो कुछ भी लिखता रहे, लेकिन मैंने तो ये कहा एक मलंग है, लेकिन मलंग है, लेकिन 256 मुल्क सारी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। एक पाकिस्तान निकाल दो तो पीछे 255 मुल्क रह जाते हैं। एक पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उस तरह के लोग 255 मुल्कों में मौजूद है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। बहरहाल वो कोई भी था, लेकिन मेरे हिसाब से यकीनी तौर पर वो मलंग था। अब लोग कुछ भी बोलते रहे। वेलकम बैक। अमीन भाई, ऑपरेशंस तो आप बहुत करते हैं,
ग्रैंड ऑपरेशन का तो बड़ा ही चर्चा है, लेकिन शायद आपको याद हो कि एक ऑपरेशन हमारी पाक फौज ने भी किया था कि जिसका नाम था बुनियानुल मरसूस, और वो बुनियानुल मरसूस कि जिसमें दुश्मन का सिंदूर मिटा दिया गया, बल्कि सिंदूर ही क्या, दुश्मन के राफेल जहाज को सफाई अस्सी से मिटा दिया गया। जरा उसकी मुतालिक भी कुछ इरशाद फरमा दे। सर दांत खट्टे कहां कर दिए, पाक फौज ने तो इंडिया के दांत तोड़ दिए और 6 राफेल तैयार है। अरे सर, हमारी फौज में और हमारे जर्नल में इतनी ताकत है, 6000 राफेल तैयारी भी गिराने की वो सकत रखते हैं। और इंडिया के घेर हमने पाकिस्तानी फौज ने ऐसा घेराव डाला हुआ है, वो खाली अब यूं आंख करेगा और इंडिया तबाह, इंडिया बर्बाद। सर पाकिस्तानी फौज ने वो उनके छक्के छुड़ा दिए। आज भी मोदी, मुझे तो पता चला है कि 20 दवाइयां वो इस्तेमाल करता है तो रात को नींद आती है। और हमारा आर्मी चीफ तो सर अल्लाहुम्मा बिस्मिका का मुंह तो वाहिया दुआ पढ़ता है सुन्नत के मुताबिक और आराम करता है। हमें अपने फौज पर, हमें हमारे जर्नल पर और हमें हमारे पाकिस्तान पर फख्र है। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने शुरू किया था, तंदूर कर दिया हमारी फौज ने। सर पाकिस्तानी फौज है और पूरी दुनिया पर उनकी नजर है। कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख करेगा, इनका ऐसा ग्रैंड ऑपरेशन हमारी पाक फौज करेगी कि किसी इंडियन आर्मी के फौजी को भागने का कतई मौका नहीं दिया जाएगा। पलटना, झपटना और पकड़ना आर्मी करेगी और ऐसा करेगी कि उनको निचोड़ के रख देगी। ग्रैंड ऑपरेशन पाक फौज के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ बहुत जल्द। अवाम साथ है, हर बच्चा, हर बूढ़ा, औरत, मर्द सब पाकिस्तानी फौज के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद है, वो भी हमेशा, और इंडिया मुर्दाबाद है, वो भी हमेशा। अमीन भाई, हम अक्सर देखते हैं कि आपके ऑपरेशंस के दौरान आप बड़े ही एक्टिव नजर आते हैं, भागते हैं और लोगों पे झपट्टा डालते हैं, मगर हम साथ ही ये भी देखते हैं कि बाज दफा लोग बड़ी स्पीड में रन कर जाते हैं और रेस हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हमने क्लिप्स देखे, और उनमें से कोई एक मखसूस वाकया, कोई एक यादगार वाकया जो आपको बड़ा याद रह गया हो? सर मैं तैमूरिया थाने के ऑपरेशन पे जब मैं सखी हसन पर गया तो मैंने क्रीम कलर का, ऑफ वाइट कलर का सूट पहना था, गंजा मेरा चमक रहा था जैसे अभी ये चमक रहा है, चश्मा मैंने ब्लैक पहना हुआ, और वो चटाई के ऊपर सो रहा था। पुलिस वाला मेरे साथ था। तो मैंने कहा कि ग्रैंड ऑपरेशन, उसने जैसे आंख देखा उसके बाद जो उसने रेस मारी है, 1,00,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागा होगा, और इतना तेज भागा कि आज भी वो दुनिया में बहुत सी जगह पर वायरल है। लेकिन वो पकड़ा गया क्योंकि वो 1,00,000 किलोमीटर फी रफ्तार से भागा था, पकड़ने वाला 2,00,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागा। और वो तैमूरिया की पुलिस थी, पकड़कर लेकर भी आए, कैदी विलेज में उसको दाखिल भी किया, उससे मैं मिलने भी जाता था, उसका केक भी काटा, फिर उसको रिहैब से लेकर भी आए, अच्छे कपड़े भी पहनाए। रावलपिंडी का रहने वाला था, उसको गाड़ी में बिठाया, उसको किराया दिया। इस वक्त वो अपने शहर में जा चुका है और वहां जाके बताया वो तौलिए का काम कर रहा है। तो एक नशे का आदि जो रोड पर पड़ा हुआ था, 1.5 महीने की मेहनत से वो इस वक्त रावलपिंडी में अपना काम कर रहा है। अमीन भाई, लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं आपके इस ऑपरेशन के नतीजे में, लोगों की दुआएं भी लेते हैं, लेकिन बाज लोग ऐसे भी हैं जो कि आपको मुगलिसात रखते हैं, यानी आसान अल्फाज में कहें तो गालियां देते हैं। उन गालियों का आप कैसे जवाब देते हैं? क्या उनको जहन और दिल पे सवार कर लेते हैं या हंस के आगे बढ़ जाते हैं? सर मैं हंस के आगे बढ़ता हूं, क्योंकि 2 चीज आप ध्यान में रखिएगा। आपने अक्सर डिस्कवर के ऊपर देखा होगा कि शेर भाग रहा होता है, किसके पीछे? हिरन के पीछे। किताबों में लिखा है कि शेर की रफ्तार इतनी तेज नहीं है जितनी हिरन की है, लेकिन वो हिरन का शिकार पता ही क्यों करता है? जब हिरन पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है और शेर उसको झपट्टा मार लेता है। तो मैं कभी पीछे मुड़ता ही नहीं, मैंने घोड़ों की तरह 2 पट्टे यूं रखे हुए हैं, बस आंखें आगे और सीधा चलता रहता हूं। लोगों की बातें नहीं सुनता हूं, क्योंकि लोगों की बातें मायूसी फैलाती हैं। वो गालियां देते रहेंगे, हम फूल बरसाते रहेंगे, वो गालियां देते रहेंगे, हम दुआएं देते रहेंगे। उनकी गालियां मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैंने अल्लाह के लिए काम करना है। अगर मैं लोगों के लिए करूंगा तो मुझे उनकी बातें बुरी लगेंगी, उनकी बातें मुझे तकलीफ देंगी, उनकी बातें मुझे सोने नहीं देंगी। मैं जब अल्लाह के लिए करूंगा तो मुझे कोई मसला आवाम से नहीं है। मुल्क मिले तो खुशी नहीं और मुल्क जाए तो गम नहीं। मैंने अल्लाह के लिए किया है, अल्लाह की मोहब्बत में किया है और अल्लाह की रजा के लिए किया है। बस मैं अल्लाह के लिए करता रहूंगा। जब तक मेरा रब चाहेगा, जब तक मेरी जिंदगी है, मैं करूंगा अवाम की खिदमत, पाकिस्तान की खिदमत। और जिस दिन मेरा वक्त मुकर्रर होगा तो मैं अपने रब से मुलाकात के लिए चला जाऊंगा। अमीन भाई, वो कौन सी सियासी जमात है, वो कौन सा सियासी ओहदेदार है, वो कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जिसने यूनुस अमीन को उसकी खिदमत के अगेंस्ट में उसके सही मनसब से नवाजा, उसको इज्जत अफजाई दी, उसको हौसला अफजाई दी, उसकी कमर थपथपाई और ये कहा
कि अमीन काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं? देखिए, इस तरह तो ऐसा है कि कभी मुखालफत नहीं आई तो ये इस बात की अलामत है कि वह हामी है। एक बात, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं तो मुख्तलिफ सियासी जमातें हर इलाके के अंदर मौजूद हैं, तो हर इलाके के अंदर से जब हम इन लोगों को उठाते हैं और उनकी मुखालफत भी नहीं आती तो इसका मतलब वो खुश हैं। किस सियासी जमात को एतराज हुआ कि यूनुस अमीन, इनको नहीं पकड़ो, इन सियासी वर्करों को जो कि हमारे नशे के आदी हैं उनको नहीं याद डालो? कौन सा ऐसे सियासी रहनुमा? कोई भी ऐसा सियासी रहनुमा नहीं है जिसने हमें इस काम से रोका हो, बल्कि हर सियासी जमात के लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, चाहे वो कोई भी जमात हो। मैं किसी भी जमात का नाम ले लूंगा, लेकिन हर सियासी जमात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है कि अल्लाह करे, क्योंकि हर सियासी जमात हर इलाके में है और कोई सियासी जमात ये नहीं चाहती कि उनके इलाके में क्राइम हो, उनके इलाके में मंशियात चले, क्योंकि अगर उनके इलाके में मंशियात चलेगी तो उनकी बदनामी का सबब है। तो इदारे भी वहां पर काम कर रहे हैं, हम भी इदारों के साथ मिलकर कर रहे हैं और हर इलाके के इस तरह के लोग भी हमारे साथ मिलते हैं जो सियासी हैं और अपने इलाके को साफ करते हैं हमारे साथ मिलकर। इसलिए कोई सियासी जमात की मुखालफत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे साथ है। अगर अमीन साहब आपकी बात को दुरुस्त मान लिया जाए, फिर तो आपकी कोई दुश्मनी होनी नहीं चाहिए, फिर तो आपको कोई धमकी आनी नहीं चाहिए, फिर तो आपको कोई थ्रेट होनी नहीं चाहिए। अगर सब इतना अच्छा है, सब इतना साफ है, सब इतना वाज़ेह है, तो फिर तो सर सियासी जमात वाले मंशियात फरोश नहीं है, सियासी जमात वाले चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए नहीं है। हम जिनको ज़रब पहुंचा रहे हैं वो हमें थ्रेट करते हैं अपने कारिंदों के जरिए से। मंशियात फरोश हमारे दुश्मन हैं, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए हमारे दुश्मन हैं, इनके सहूलतकार हमारे दुश्मन हैं, और इसके अंदर वो लोग जो नशा नहीं छोड़ना चाहते और जबरदस्ती हम उनसे छुड़ाना चाहते हैं वो हमारे दुश्मन है। तो थ्रेट तो सबसे ज्यादा इनका है, ये हमें थ्रेट कर रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें थ्रेट कर रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े बंगलों के बड़े बड़े मंसूबे बनाए हुए हैं। इस वक्त हमारे कौमी सलामती इदारे, पुलिस और एनजीओ और भी काम कर रही हैं, सब मिलकर उनको ज़रब जो दे रहे हैं, इस वजह से उनकी चीखें निकल रही हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मिशन पर लगे हुए हैं और रोजाना की बुनियाद पर आगे बढ़ते जा रहे हैं अल्लाह के फजल से। यूनुस अमीन, क्या आप अपने आप को कानून समझते हैं? क्या आप अपने आप को सरकार समझते हैं? या आप अपने आप को अदालत समझते हैं जो इतने बबांगे तहल लोगों पे हाथ डालते हैं? मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं, एक आम शहरी हूं और एक सिविल हूं। अपने इदारों की इज्जत करता हूं, पुलिस की और कौमी सलामती इदारों की इज्जत करता हूं, उनसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह पर तवक्कल रखता हूं। इसी बुनियाद पर मैं कौमी सलामती इदारों और पुलिस के साथ मिलकर एक सिविल और शहरी होकर अल्लाह की रजा के लिए एक एनजीओ का डायरेक्टर, पाकिस्तान रिहैब, एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल, सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन, ड्रग एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन टीम का एक मेंबर होकर मैं काम करता हूं। इसलिए मैं घबराता नहीं हूं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब कि आज की इस नशिस्त के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर आप तशरीफ लाए, हमसे बहुत अच्छी बातें की, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इन बातों से कई जिंदगियां बच जाएंगी, कई चिराग गुल होने से बच जाएंगे। हम साथ ही साथ अपने तमाम नाजरीन के भी बेहद शुक्रगुजार है जो इस तमाम पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े रहे। हम अपने देखने वालों से और सुनने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल Podcast@5 को सब्सक्राइब करें, उस पर अपनी आरा का इजहार करें और हमें इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपनी तजावीज़ से मुतला करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से, इस पॉडकास्ट से अपने मेजबान तलहा अनवर को इजाजत दीजिए, इस दरख्वास्त के साथ कि पाकिस्तान की सलामती की खातिर जिंदा रहे, पाकिस्तान की सलामती और बका की खातिर हर वो काम कर गुजरे जिससे पाकिस्तान दोबारा से ताकतवर और तवाना हो जाए। अपना और पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।